दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगा सभी सनातनियों और राष्ट्रवादियों से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में एक सिंगल चरण में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और झारखंड के साथ 23 नवंबर को सारे वोटों की काउंटिंग होगी और 20 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल सीट्स हैं 288 और इन 288 सीट्स पर जो दो मेन अलायंस हैं एनडीए और इंडिया अलायंस, ये दोनों अलायंस के बीच में मुकाबला है। एनडीए में मेनली तीन पार्टियां हैं, बीजेपी, शिवसेना शिंदे वाली एंड एनसीपी अजीत पवार वाली। उसी तरह इंडिया अलायंस में तीन मेन पार्टीज हैं, कांग्रेस एंड देन शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और एनसीपी शरद पवार वाली। तो चुनाव इन्हीं दोनों अलायंस के बीच में होने जाने वाला है और अभी अभी इन लोग में मतलब कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बातचीत चल रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, आचार संहिता लग गया है। तो जितनी जल्दी सब पार्टियां अपने सीटों का बंटवारा कर लेंगी, अपने कैंडिडेट्स घोषित कर देंगी, उतना ही जल्दी उन्हें फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जितना जल्दी कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होगा, कैंडिडेट्स अपने क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो लोग उनकी बात समझेंगे भी। तो देखिए, तो जो एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें बीजेपी 160 से 180 सीट पे चुनाव लड़ेगी। दूसरा जो है शिवसेना शिंदे जो हैं उनकी जो पार्टी है वो 70 से 80 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बाकी जो 50-55 सीटें बच जाएंगी उसके ऊपर एनसीपी अजीत पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो इंडिया अलायंस में जो सीट शेयरिंग हुआ है उसके अनुसार कांग्रेस 110 से 115 सीट पे चुनाव लड़ेंगी। जो शिव जो शिवसेना है वो 80 से 85 सीट पे चुनाव लड़ेगी और जो शरद पवार की एनसीपी है, बची खुची एनसीपी है, वो मिला जुलाकर 70-75 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो ये अभी मोटा मोटा सीट फाइनलाइज हुआ है। हालांकि इंडिया अलायंस जो है उसमें जो टोटल 288 सीट्स हैं उसमें भी 260 सीट पे पूरा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बाकी जो 25 या 28 सीट जो बाकी है उसके ऊपर अभी उन लोगों ने फाइनलाइज किया नहीं है कि इसके ऊपर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन किसके लड़ेंगे। वो भी उन सीटों पर भी सीट शेयरिंग अभी तय नहीं हो पाया है। यही हालात है एनडीए अलायंस में भी। कुछ सीटों पे मतलब मुझे लगता है 10 या 15 सीट ऐसी हैं जिनके ऊपर पेंच फंसा है अभी तक और इसमें अभी सहमति बन नहीं पाई है और बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पार्टी जल्दी सीट शेयरिंग करके कैंडिडेट्स घोषित कर देगी वो यहाँ भी महाराष्ट्र में भी विनर रहेगी। और एनडीए अलायंस में जो कांग्रेस मुझे लगता है कि वही गलती फिर दोहराने जा रही है जो कांग्रेस वाले ने हरियाणा में दोहराया था। कांग्रेस वाले अपने अहंकार के चक्कर में इतने सीट्स मांग लिए कि मतलब कि जो उनके जो अलायंस पार्टनर थे उनके साथ अलायंस कर नहीं पाए और इस वजह से कांग्रेस का पहले से ही मोरल डाउन था
और कांग्रेस का मुझे लगता है कि अभी बार्गेनिंग पावर उतनी बची भी नहीं है। हरियाणा चुनाव में जो उनकी स्थिति रही है या जम्मू कश्मीर के चुनाव में जो उनकी स्थिति रही है, दोनों ही स्टेट में कांग्रेस एज ए फेलियर साबित हुई है। तो उनकी बार्गेनिंग पावर अब रही नहीं है। न उनका स्टेट लीडरशिप इतना मजबूत है, न जो सेंटर में उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना मजबूत है कि वो शरद पवार जैसे नेता या फिर उद्धव ठाकरे जैसा नेता से बार्गेन कर सके। तो इस चुनाव में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बिल्कुल खत्म मतलब ना के बराबर है। और जब किसी पार्टी की बार्गेनिंग पावर नहीं होती है तो फिर वो ज़्यादा सीट वो एक्सपेक्ट कर नहीं सकती है। उन्हें जो उनके अलायंस वाले हैं वो उन्हें दबा ही देंगे, और मुझे लगता है कांग्रेस के साथ यही होने जाने वाला है। कांग्रेस जो है अपने लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के दम पर, मतलब उसी के बेसिस पे वो सीट शेयरिंग मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस था उसके बाद अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में वही परफॉर्मेंस वो दोहरा नहीं पाए हैं। तो कांग्रेस फिर उतना ही सीट अपने लोकसभा सीट मतलब कि जो लोकसभा की जो सीट है उनके उस रेशियो में जो मांग रहे हैं ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे उनके जो अलायंस पार्टनर हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, और मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग का मामला फंसेगा और कांग्रेस और एनसीपी में या उद्धव ठाकरे में तू मैं होगी। अभी से ही चल रही है तू मैं क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो कुछ और नहीं तो कम से कम बोलने में तो बहुत माहिर हैं। वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो सब जानते हैं। तो उन्होंने एक अपना माउथपीस छोड़ रखा है संजय राउत के रूप में, और संजय राउत बिल्कुल फ्री फ्लो है। मतलब भगवान ने उन्हें मुंह दिया है तो बस मुंह खोलना और बोल देना है। ये भी नहीं सोचना है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये कुछ भी नहीं सोचना है। संजय राउत बिल्कुल फटे बांस की तरह है, बस मुंह खोलना है, बोल देना है। तो संजय राउत बार बार कांग्रेस को बोल रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें ताने मार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है बिल्कुल उनकी बातें सुन, मतलब कि संजय राउत को बिल्कुल भाव देने के मूड में नहीं है। वो मतलब कि ये समझ लीजिए कि कांग्रेस एक हाथी की तरह चल रही है, अपने चाल में चल रही है। उन्हें मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हाँ कीजिए ना कीजिए। तो मिला जुला के बात ये है कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और जो महाविकास आघाड़ी है उसमें मामला फंस सकता है। और यकीन मानिए दोस्त, जैसे ही मामला फंसा, महाराष्ट्र उन लोगों के हाथ से निकल जाएगा। महाराष्ट्र किसी पार्टी के लिए, किसी अलायंस के लिए इट्स नॉट अ इजी गेम। ये महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगी ये कोई कह ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए तीन तीन पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, मतलब कि छह छह पार्टियां चुनाव है में चुनाव मैदान में हैं। और तीन, एक अलायंस में तीन पार्टी, एक अलायंस में तीन पार्टी, तो ये 1-1 है। ठीक है ना। आम आदमी पार्टी पहले ही मतलब कि चुनाव से बाहर हो गई है। चुनाव से बाहर क्या होगी, उन्हें पता है कि मैं इस महाराष्ट्र में उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है। तो केजरीवाल सोचा कि बेइज्जत होने से अच्छा है कि हम मतलब कि इस इलेक्शन में पड़े ही ना कम से कम। और उनके जो केजरीवाल के एक दो चमचे हैं वो मतलब कि सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि केजरीवाल का वेलकम स्टेप है वो। मतलब केजरीवाल को पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो मतलब कि वोट ना बटे, डिवाइड ना हो, इसलिए वो वापस से ले लिया। अरे वापस क्या ले लिया, मतलब कि उन्हें पता है कि मतलब हमारी सीट ही क्या है, तो कितने वोट है केजरीवाल काट भी लोगे तो कितने उन लोग का पूरा महाविकास आघाड़ी मतलब कि मेनली फोकस कर रहे हैं मुस्लिम वोट पर। और मुझे लगता है कि ओवैसी भी अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। और अच्छा से कैंडिडेट अगर खड़ा करते हैं तो मतलब कि अगर मुस्लिम वोट 10-20% भी इधर उधर अगर होता है तो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किल ही होगा।
और बाकी अगर बीजेपी ने कैंडिडेट्स अच्छे उतारे और कांग्रेस को थोड़ा सा प्रेशर में डाल देंगे, और अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने आएंगे तो आई एम श्योर कि वो फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि जैसे हरियाणा के चुनाव में उन्होंने बोला कि भैया जलेबी फैक्ट्री में बनती है। तो ऐसा ही कुछ वो शब्दों का यूज करेंगे जिससे उनका फिर मजाक बनेगा और पूरा कांग्रेस पार्टी उनको डिफेंड करने में लग जाएगी। तो इस तरह का सिचुएशन मैं आई एम श्योर कि होने जाने वाला है। और ये राहुल गांधी मतलब कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस के जो बने बनाए खेल हैं उनको बिगाड़ देंगे। एक्चुअली में राहुल गांधी बीजेपी का छुपा हुआ स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी को बहुत मदद करते हैं राहुल गांधी। वो कांग्रेस को कितना मदद करते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी का मदद बहुत करते हैं, ये सबको पता है। तो दोस्तों ऐसा ही मतलब कि मतलब सीट शेयरिंग के फॉर्मूला भी पे बातचीत चल रही है। सारे पार्टियां भी नेगोशिएशन के मूड में हैं और देखते हैं क्या फाइनल रूप निकल कर आता है, किस पार्टी को कितने सीट मिलते हैं और उसके बाद कौन से कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। और फिर और कोई अपडेट होता तो फिर मैं आप लोग के बीच आता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग से अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।